नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी भाइयों बहनों का आपके अपने ऑनलाइन स्टडी चैनल एग्री गुरुजीज़ में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं 291 से लेकर के आगे तक के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। और सॉरी आप सभी भाइयों बहनों को दिल से सॉरी, कल से थोड़ा सा व्यस्तता थी। आपको पता होगा कि जो भी आप अच्छा काम करने जाते हो ना, तो कई लोग आपका पैर खींचने के लिए चले आते हैं। सेम वही स्थिति इस चैनल की और मेरी भी है। काफ़ी फ़ोन, काफ़ी प्रेशर कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट इतना मैटर क्यों प्रोवाइड करवा रहे हैं। आपके चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक करवा दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, वो करवा दिया जाएगा। खैर, आप लोगों को बता दें कि कोई बात नहीं, चलिए, होता रहता है, समस्याएं आती रहती हैं, लेकिन धैर्य के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। और लाख वो स्ट्राइक लाएँ, कुछ भी लाएँ, उससे मुझे इफेक्ट नहीं पड़ता। चैनल चलता रहेगा। करवाओ ना, कितना चैनल बंद करवाओगे। बस आप लोग सपोर्ट करिएगा, सपोर्ट करते रहिएगा। और जितना ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा भविष्य के लिए और इस चैनल के लिए और आप लोगों के लिए भी। तो बस यही था, थोड़ा सा दिमाग अपसेट था तो मैं कहा आप लोगों से शेयर करना चाहिए। चलिए बात करेंगे आज के पहले महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। पहला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सी फसल में अधिक और कम तापक्रम के कारण कम फलत होती है? बिल्कुल, कौन सी ऐसी फसल है जिसमें अधिक और कम तापमान के कारण फलत कम हो जाती है? बैंगन, टमाटर, मिर्च या फिर भिंडी? महत्वपूर्ण सेशन रहेगा। थोड़ा सा दिमाग जब डिस्टर्ब हो जाता है ना, तो आप लोग समझ सकते हैं वो काम करने का या फिर थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। बट कोई नहीं, आप लोग को कंटिन्यू ये 500 प्रश्न तो कंप्लीट करवाए के रहेंगे हम। बाकी जो भी आपका सॉल्व पेपर बचा है वो भी जल्द से जल्द दे देंगे। देखेंगे जो होगा एग्ज़ाम तक आपके, तो सही रहना चाहिए। चलिए, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा टमाटर। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग सपोर्ट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट आप लोग करिए। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। पंजाब छुहारा किसकी प्रजाति है? आम की, अमरूद की, टमाटर की या फिर केले की? और ये इम्पॉर्टेंट वैरायटी है जो एग्ज़ामों में पूछी जाती है। और सही जवाब हो जाएगा टमाटर की वैरायटी है पंजाब छुहारा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, वैशाली वधु एक प्रजाति है किसकी? प्याज की, भिंडी की, लहसुन की या फिर मिर्च की? जो वैशाली वधु है यह किसकी वैरायटी है? ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको है ना कि एग्ज़ाम में आपको सीधे देखने को मिलेंगे। इसी कारण आज इतनी जो समस्याएं हैं, इतने जो दुश्मन कह सकते हैं उन्हें बन रहे हैं ना, वो बस केवल इसीलिए कि फ्री ऑफ कास्ट आप क्यों दे रहे हैं। चलिए कोई नहीं, वैशाली वधु किसकी वैरायटी है? और सही जवाब हो जाएगा क्या? भिंडी की। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, आप जब भी अच्छा काम करेंगे बहुत लोग आएंगे आपको डिमोटिवेट करने, डिमोरल करने, आपको परेशान करने, बट कोई नहीं, वो केवल ऐसे ही करते रह जाते हैं। अगला प्रश्न है, फूल गोभी की ब्राउनिंग बीमारी किसकी कमी से होती है? बोरान, मॉलिब्डेनम? और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये, यहीं से आपका आंसर मिल जाएगा। तो सही जवाब हो जाएगा क्या? जो फूल गोभी में ब्राउनिंग होती है वह बोरान की कमी के कारण होती है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, हम लोग बात करेंगे किस फसल में शंक्वाकार जड़ें होती हैं? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है ये, और इसको नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा सभी प्यारे भाई बहन। बिल्कुल सही जवाब जो होगा वो हमारा कैरेट हो जाएगा। गाजर, कैरोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है गाजर में, ये भी याद रखिएगा। बात करेंगे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की। निम्न में से किस फसल में परागण के लिए विनियर रोपण का प्रयोग किया जाता है? अर्थात विनियर ग्राफ्टिंग का प्रयोग किस फसल में प्रसारण के लिए, प्रोपोगेशन के लिए किया जाता है? पपीता, केला, आम, नींबू? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सही जवाब जो है वो आम हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। आदर्श भूपरिष्करण दशा में सूक्ष्म रंध्रों व बड़े रंध्रों के मध्य अनुपात कितना होना चाहिए? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो आदर्श भूपरिष्करण है, आइडियल टिलेज की जो हमारी सिचुएशन होती है, उसमें जो सूक्ष्म रंध्र जिसे हम लोग पोर स्पेस बोलते हैं और जो बड़े रंध्र होते हैं, इनके मध्य का जो अनुपात होता है वो 1:1 का होता है। अगले प्रश्न की बात करेंगे। बिल्कुल, चावल में खैरा बीमारी किस तत्व की कमी से होती है? चावल में खैरा बीमारी किस तत्व की कमी के कारण होती है? आप सभी लोग जानते हैं, जिंक राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, सभी पौधों के लिए कितने पोषक तत्व अति आवश्यक होते हैं? बिल्कुल इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। आपको बता दें, आर्नोन और स्टाउट जो बताते हैं ये 16 बताते हैं, और वैसे कुल तत्वों की संख्या 17 है, और अंत में जोड़ा हुआ तत्व जो हमारा है वो
Ni है, निकिल है। तो यहाँ से हमारा सही जवाब जो होगा 16 रहेगा। अगर 17 रहता तो हम 17 के साथ चले जाते। बात करेंगे अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। गेहूं की फसल में सिंचाई की सबसे उचित क्रांतिक अवस्था कौन सी होती है? फटाफट आप लोग कमेंट करिए। बिल्कुल सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा शिखर जड़ों के निकलने की अवस्था, अर्थात जिसे हम लोग CRI स्टेज बोलते हैं, क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज, जो 20 से 25 दिन या 22 से 24 दिन, जैसा आपके आंसर में रहेगा उस हिसाब से सेलेक्ट करना होता है। एक्चुअल में 22 दिन होता है। बात करेंगे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा, टिक्का बीमारी किस फसल से संबंधित है? बिल्कुल याद हो गया होगा, ग्राउंडनट मूंगफली से संबंधित है टिक्का डिजीज़। पिंक बालवर्म किस में लगता है? कपास में लगता है। और जो रेड रॉट होता है कोलेटोट्राइकम फाल्केटम के द्वारा होता है, किस में लगता है? गन्ने में लगता है। आप लोग जानते होंगे गन्ने के पुष्प निकलने को एरोविंग कहते हैं और उसके पुष्प को एरो कहते हैं। बिल्कुल ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, जीवन चक्र के आधार पर अरहर की फसल कैसी है? अगर उसके लाइफ साइकिल के बारे में बात करें तो जो उसका लाइफ साइकिल होता है उसके आधार पर जो हमारी अरहर की फसल होती है यह कैसी होती है? तो बहुवर्षीय होती है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की जो बहुत महत्वपूर्ण है, गन्ना निम्न में से किस परिवार से संबंधित है? इजी क्वेश्चन भी है ये। तो बिल्कुल जो हमारा गन्ना होता है यह ग्रेमिनी परिवार से बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, गौरव किस्म निम्न में से किस फसल की है? अरहर की, सोयाबीन की, चने की या फिर मूंग की? जो गौरव वैरायटी है यह किस फसल की है? तो बिल्कुल सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा सोयाबीन। ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलहनों में नाइट्रोजन स्थापित करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? पत्तियों पर, जड़ों पर, तनों पर या पूरे पौधे पर? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा क्या? जड़ों पर पाए जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का, जल उपयोग क्षमता निम्न में से किस सिंचाई पद्धति में सर्वाधिक होती है? जल उपयोग क्षमता वाटर यूज इफिशियंसी किस पद्धति में सर्वाधिक होती है? क्यारी विधि, सीमांत पट्टी विधि, बौछारी विधि या फिर बूंद या टपक विधि? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सही जवाब आप सभी को पता है, बूंद या टपक विधि के द्वारा वाटर यूज इफिशियंसी हाईएस्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसलों में अंतः सस्यन क्रियाएं बढ़ाती हैं। फसलों में जो अंतः सस्यन क्रियाएं होती हैं वह क्या बढ़ाती हैं? जल निकास की दक्षता, जल अवशोषण, जल उपयोग दक्षता या फिर वाष्पन वाष्पोत्सर्जन? जो सस्य क्रियाएं होती हैं बिल्कुल सही जवाब होगा जल उपयोग दक्षता, वाटर यूज इफिशियंसी को बढ़ा देती हैं। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने आ रहा है, लवणीय पानी की दशा में सबसे उपयुक्त सिंचाई विधि कौन सी है? थोड़ा सा जब दिमाग डिस्टर्ब होता है तो होती है दिक्कत, तो कोई बात नहीं है, बट हम लोग मैनेज करेंगे और निरंतर आगे आगे बढ़ते रहेंगे सफलता के पथ पर। बिल्कुल लवणीय पानी की दशा में सबसे उपयुक्त सिंचाई की विधि जो हमारी होती है वो कौन सी होती है? तो बूंद या टपक सिंचाई होती है और यह प्रश्न आपका IBPS में पूछा था। नेक्स्ट वन की बात करेंगे, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जो भूमि पर पानी का मुख्य स्रोत है वो कौन सा है? नहर, ट्यूबवेल, वर्षा या फिर तालाब? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही जवाब होगा वह हमारा वर्षा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 2,4-D का सुरक्षित उपयोग निम्न में से किस फसल में किया जाता है? और उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन शायद रिपीटेड है, मुझे याद आ रहा है ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। 2,4-D का सुरक्षित उपयोग निम्न में से किस फसल में किया जाता है? कपास, लोबिया, गेहूँ या फिर सोयाबीन? बिल्कुल सही जवाब जो होगा वो हमारा गेहूँ हो जाएगा, व्हीट क्रॉप हो जाएगी। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खरपतवार बीज जो कि सरसों के बीज जैसे होते हैं वे कौन से हैं? सत्यानाशी, बथुआ, अमरबेल या फिर हिरनखुरी? कौन से ऐसे खरपतवार का बीज है
जो सरसों के बीज के सिमिलियर होता है, सदृश होता है। तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमरबेल। अमरबेल का जो बीज होता है वो सरसों के बीज के जैसा ही होता है। सत्यानाशी जो है इसका तेल मिल जाने से, अगर किसी भी तेल में जो सत्यानाशी अर्जिमोन मैक्सिकाना होता है, ये इसे वानस्पतिक नाम इसका अर्जिमोन मैक्सिकाना है, इसका सीड अगर सरसों में मिल जाए और उसका तेल हम लोग निकाल लें और यूज़ कर लें तो ब्लाइंडनेस आ जाता है। और ये पहला केस जो था ये महाराष्ट्र में स्पॉटेड किया गया था। ये भी प्रश्न आपसे पूछा हुआ है। अगर सरसों के बीज जैसे होते हैं तो अमरबेल हो जाएगा, और किस खरपतवार के बीज मिल जाने से अंधता या उसे क्या बोलेंगे, अंधापन हो जाता है, तो वो सत्यानाशी अर्जिमोन मैक्सिकाना का बीज मिल जाने से होता है। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, छोटे थन वाले पशु का दूध निकालने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त होती है? पूर्ण हस्त विधि, नकलिंग विधि, मशीन द्वारा, या फिर उंगली व अंगूठे द्वारा? बिल्कुल सही जवाब होगा, अगर उसका अडर, उसका टीथ छोटा है तो अंगूठे व उंगलियों का प्रयोग करके हम लोग मिल्किंग की प्रक्रिया को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, गाय के दूध निकालने की क्रिया कितने समय में पूर्ण हो जानी चाहिए जिससे उसमें कोई भी हमारा पॉल्यूटेंट न मिल पाए? तो सही जवाब होगा कितना, 5 से 7 मिनट के अंदर कंप्लीट कर लेना चाहिए। अगला प्रश्न है, गाय का शुष्क काल कम से कम कितने दिन का होना चाहिए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही जवाब होगा 60 दिन। सॉरी, 60 दिन हो जाएगा। बात करेंगे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में, निम्न में से कौन सा कारक दूध की मात्रा एवं गुणों पर प्रभाव नहीं डालता है? कौन सा ऐसा फैक्टर है? पैतृक कारक है, पशु की नस्ल है, पशु की आयु, या पशु का रंग? इनमें से कौन सा फैक्टर ऐसा है जो दूध की मात्रा और गुणों पर कोई भी प्रभाव नहीं डालता? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा क्या? कमेंट करिए। बिल्कुल सही जवाब होगा पशु का रंग, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल। बात करेंगे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की, वसा की सबसे अधिक मात्रा किस दूध में पाई जाती है? फोर मिल्क, मिडल मिल्क, स्ट्रिप मिल्क, या फिर फर्स्ट मिल्क? आपको ज्ञात होना चाहिए, मिडिल मिल्क जो होता है इसमें फ़ैट कंटेंट हाईएस्ट होता है। अगर यहीं मिडिल के जगह लास्ट हो जाता या अंतिम दूध होता तो हमारा ऑप्शन अंतिम हो जाता, क्योंकि अंतिम वाला दूध में ज़्यादा पाया जाता है और जो मिडिल में होता है उससे थोड़ा कम रहता है। जो स्टार्टिंग का दूध रहता है उसमें फ़ैट कंटेंट बहुत कम पाया जाता है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, अधिक दूध देने वाली गाय का दोहन किया जाए 1 बार, 2 बार, 3 बार, या फिर 4 बार? तो जो गायें अधिक दूध देती हैं उनके दोहन की प्रक्रिया 3 बार करनी चाहिए, सुबह, दोपहर, शाम में। बात करेंगे अगले प्रश्न की, गाय के ताज़े दूध का पीएच मान कितना होता है? तो गाय के जो ताज़ा दूध होता है, फ्रेश मिल्क ऑफ काऊ का जो पीएच वैल्यू होता है वो 6.7 से 6.9 होता है। बात करेंगे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में, 1 लीटर भैंस के दूध का भार कितना होगा? 930 ग्राम, 980 ग्राम, 1030 ग्राम, या फिर 1080 ग्राम? भैंस के दूध की बात कर रहा है। भैंस का दूध जो होता है वो 1 लीटर में 930 ग्राम आता है, लेकिन अगर आपसे पूछ देगा जो दूध का 1 लीटर दूध का भार कितना होगा, तो वहाँ पर हमारा 1030 हो जाएगा सही। तो जो दूध होता है भैंस का ये 930 ग्राम होता है 1 लीटर में, और 1030 जो होता है यह केवल दूध आपसे पूछेगा तो होगा। और यह प्रश्न BHU PG एग्ज़ाम में पूछा हुआ था जब हम लोग इसका एंट्रेंस दे रहे थे उस समय। बात करेंगे नेक्स्ट वन की, ब्यूटाइरोमीटर का प्रयोग जांच के लिए किया जाता है। जो ब्यूटाइरोमीटर होता है इसका प्रयोग प्रोटीन की जांच के लिए, या लैक्टोज की, केसिन की, या फिर वसा की? ब्यूटाइरोमीटर का यूज जो होता है वो आपको पता होना चाहिए किसके लिए, तो बिल्कुल फैट कंटेंट की जांच के लिए ब्यूटाइरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कैसा लगा सेशन आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं प्रयास करूँगा कि आपको जल्द से जल्द और वीडियोज़ ये सेशन पूरा कर दिया जाए। थोड़ा सा वही बताया तो आपसे स्टार्टिंग में, बार बार क्या बात करना उसके बारे में, जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनको भूल जानी चाहिए। चलिए आप लोग सपोर्ट करिए ज़्यादा से ज़्यादा, आपके सपोर्ट की ही केवल मुझे ज़रूरत है, बाकी जो सेशन है वैसे चलता रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। एग्री गुरुजी।